नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज देख रहे हैं। पर मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबके मन में एक ही सवाल है कि किसकी सरकार बनने जा रही है देश में। बड़ा अपडेट यह है कि पीएम आवास में एनडीए के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति से आज मुलाकात कर सकते हैं एनडीए के नेता और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, देश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। सभी के मन में एक ही सवाल है रिजल्ट आने के बाद कि किसकी सरकार इस देश में बनेगी, एनडीए या इंडिया गठबंधन। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि पीएम आवास में एनडीए के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है और एनडीए के जो नेता हैं, एनडीए के जो सभी घटक दल हैं, राष्ट्रपति से आज मुलाकात करेंगे और सभी सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। बैठक खत्म होने के तुरंत बाद समर्थन पत्र लेकर एनडीए के तमाम दलों के साथ राष्ट्रपति भवन रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा एनडीए की तरफ से। जी हां, पहले ही साइन हो चुके हैं, ऐसी खबरें हैं कि समर्थन को लेकर साइन पहले ही हो चुके हैं। बैठक खत्म होने के बाद समर्थन पत्र लेकर एनडीए के तमाम दलों के साथ ही राष्ट्रपति भवन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी और आज ही के दिन ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। एनडीए के तमाम दल इस बैठक में मौजूद हैं। एनडीए के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं जो पीएम आवास में चल रही है। और जैसे ही बैठक खत्म होती है, समर्थन पत्र पर सभी के साइन हो चुके हैं, ऐसी खबरें हैं। और ये समर्थन पत्र लेकर प्रधानमंत्री एनडीए के तमाम नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन रवाना होंगे। तो सरकार किसकी बनेगी, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हम कहेंगे साफ हो जाएगा। हालांकि दावा पेश करने वाला है एनडीए गठबंधन आज राष्ट्रपति के सामने। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमृत, जिस तरीके से हम देख रहे थे, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कयास लग रहे थे कि एनडीए में कौन कौन से दल आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, लेकिन तमाम दल आज पीएम आवास में मौजूद हैं और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है आज ही के दिन। अमृत। जी बिल्कुल सुमित, अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जो जानकारी हमें मिली है, प्रधानमंत्री आवास के भीतर बैठक चल रही है और तमाम जितने घटक दल के जो नेता हैं वो वहां मौजूद है और इस बैठक में शामिल है। खबर ये है कि इस बैठक के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही जो है एक क्या कहते हैं समर्थन पत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास से निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन पहुँचेंगे और वहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और तमाम दलों में ये सहमति बन चुकी है क्योंकि जितने भी दल यहाँ पर पहुँचे हैं उन्हें फिर वापस अपने अपने स्टेट्स पहुंचने हैं, अपने लोगों के बीच पहुंचना है और उसके बाद जो है सरकार गठन की तैयारियों को लेकर के भी एक तरह से कहा जाए बातचीत की जाएगी। तो सबसे पहले ये मूव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ा स्मार्ट मूव है सहयोगियों को एकत्र रखने का, इकट्ठा रखने का, और इसी के मद्देनजर ये बैठक हो रही है। और बैठक में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि तमाम दल जो चुनाव से पहले इनके बीच में एक गठबंधन की जो एक शर्तें तय थी, उसके मद्देनजर उससे ज़्यादा कहीं बढ़ करके अपना जो है बढ़ चढ़कर सहयोग दिखाते हुए प्रधानमंत्री निवास पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की एनडीए नेतृत्व में एनडीए की सरकार की गठन होने जा रहा है। साफ कर दिया है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। लेकिन इंडिया गठबंधन अगला कदम क्या चलेगा, इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अमृत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए। कोई पहली बार नहीं है, अक्सर वो ऐसा करते रहते हैं और कहते हैं वो कि एमपी में बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीती, एक तरफा जीत हासिल की, जिसके बाद अब कांग्रेस को इतनी बुरी हार के बाद का खा गा घा से शुरू करना पड़ेगा। 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं,
लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज कसा है, अपनी पार्टी को घेर दिया कि कांग्रेस को काखा काघा से शुरू करना पड़ेगा फिर से। इतनी बुरी हार जो कांग्रेस पार्टी को हुई है, 29 की 29 लोकसभा सीटों में एक तरफा जीत, बीजेपी पार्टी ने जीत दर्ज की है। एक सीट थी छिंदवाड़ा, वो भी हार गई। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लक्ष्मण सिंह के कांग्रेस पर दिए बयान पर अपना समर्थन दिया और कहा कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि कहां उसने गलतियां की हैं। कांग्रेस ने इंदौर में और बड़ी गलती कर नोटा को प्रत्याशी बनाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी, और वो ये कह रहे थे उनकी पार्टी के लिए सही बात कह रहे हैं। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ उनसे गलतियाँ हुई। हम तो बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस केवल समाचारों तक सीमित रहेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस ने और बड़ी गलती कर दी, नोटा को प्रत्याशी बनाया। अब ये सब विषय कांग्रेस के लिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ चुनाव के बाद अब इन सब बातों से ऊपर आना चाहिए। अब हम और वो सब मिलकर के विकास काम है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एमपी में केवल एक ही सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है ये सोचने की बात है और इसकी हम समीक्षा करेंगे। देश में इंडिया गठबंधन के अच्छे परिणाम आए हैं, हमारे गठबंधन के परिणाम आने वाले समय की राजनीति को नया मोड़ देंगे। हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छा परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार, और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई हैं। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। इंडिया सरकार बन रहा है कि सरकार बन रही है? अभी नहीं, अभी तो ये इनका गठबंधन है, गठबंधन से कोई हटता है तब सोचा जाए। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जीत का श्रेय अक्षय कांति बम को दिया और कहा कि 12.25 लाख की जीत में अक्षय कांति बम का महत्वपूर्ण योगदान है। सांसद शंकर लालवानी के रिकॉर्ड को अब कोई नहीं तोड़ सकता, इसका श्रेय अक्षय कांति बम को जाता है। ये जो इंदौर को 12.25 लाख की जीत मिली है, उसमें अनंत अक्षय जी का बहुत साहसिक निर्णय था। जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। शंकर लालवानी जी इतनी बड़ी जीत से जीते हैं कि अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें श्रेय अक्षय जी को ही है। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कल होनी है। प्रदेश दफ्तर में दोपहर करीब 12 बजे बैठक होगी। राज्य में 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन होगा। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। तो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होनी है बीजेपी की। बीजेपी दफ्तर में प्रदेश कार्यालय में दोपहर करीब 12 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया है। राज्य में 10 सीटें जीतने पर जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, सदस्य हैं, 10 सीटें जीतने वाले, उनका अभिनंदन किया जाएगा, उनका स्वागत होगा, सम्मान होगा। सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपनी धर्मपत्नी और परिवारजनों के साथ अपने निवास पर पौधारोपण किया और इस अवसर पर सीएम साय ने प्रदेशवासियों से अपने घरों और आसपास पौधा लगाने समेत पौधों को जीवित रखने की अपील की है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन में बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया है और इस मौके पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधायक सुरेंद्र पटवा और विधायक प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान के आगाज के मौके पर कहा कि उन्होंने कि केन बेतवा परियोजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स तो होंगे, लेकिन जल सम्मेलन जैसे काम भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पौधारोपण भी किया जाएगा और आगे कहा कि इससे लोग पर्यावरण को लेकर जागरूक होंगे। रायसेन जिले में बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ का आज कार्यक्रम था। बेतवा नदी के पूजन जन्म स्थल का, एक तरह से उद्गम स्थल का पूजन करने के बाद इस अभियान का प्रारंभ किया है और इसके पीछे मूल भाव ये है कि पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर के गंगा दशहरे तक ये लगातार हमारे जितनी जल रचनाएं, चाहे तालाब हो, कुएं हो, बावड़ी हो, नदी हो, इन सबके ऊपर अलग अलग प्रकार से 15 दिन के कार्यक्रम तय किए हैं।
905 से ज़्यादा अलग अलग कामों को हाथ में लिया है, जिसमें सभी जल स्रोत की स्वच्छता अभियान, अलग अलग प्रकार के आयोजनों की पूरी डिटेल जानकारी आपको हमारे अपने माध्यम से मिलेगी। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद अब नेताओं की दिल्ली जाने की तैयारी शुरू हो गई है। आखिर वो कौन से नेता होंगे जो मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे? ऐसे में कई बड़े चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत महिला सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नेताओं के मंत्रिमंडल में जगह को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी में कब तक किसकी पूछ परख रहे, ये तय न मैं कर पाऊंगा न भाजपा कर पाएगी। जब तक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं। नितिन गडकरी साहब से यदि आप ये प्रश्न पूछेंगे तो मुझसे अच्छा जवाब दे देंगे वो, क्योंकि उनको ही हराने के लिए इन दोनों नेताओं ने काफ़ी कोशिश की थी। तो भारतीय जनता पार्टी अब अटल जी वाली पार्टी नहीं रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश के नेताओं को दिल्ली में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कई मंत्री शामिल होंगे। देश के नेताओं को निश्चित ही सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन में पूर्व में भी मध्य प्रदेश के नेताओं का महत्व रहा है और मोदी जी के मन में वैसे भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के नेताओं को निश्चित ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश के नेताओं को लोकसभा चुनाव में दूसरे राज्यों की जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। कई राज्यों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने दौरे किए, लेकिन बीजेपी को अधिकांश सीटों पर जीत नहीं मिली। हालांकि एनडीए की सरकार जरूर बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नेताओं की भूमिका तय की गई है। उनके दौरे कहां पर कितना प्रभाव पड़ा है, इसकी समीक्षा पार्टी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 2 दर्जन से अधिक सीटों पर मुख्यमंत्री गए, लेकिन सिर्फ 2 सीटें ही ला पाए। मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ चुनावी सभाओं में भाषण देकर आए, करीब 2 दर्जन स्थानों पर वो गए थे मेरे अनुमान के अनुसार, और 2 सीटें ही वो जीता पाए हैं। वी डी शर्मा जी तो अधिक बोलने की बीमारी से यूँ भी ग्रसित हैं। वो जहाँ गए वहाँ भाजपा का बेड़ा पार करके आए हैं। और शिवराज सिंह जी चौहान को तो मैं नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नेता मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिनके चेहरे पर भाजपा गौण हो गई थी और चेहरा प्रमुख हो गया था। पूरे देश में 400 पार की बात की जा रही थी, वो खुद 1,52,000 से जीते हैं और शिवराज सिंह जी 8 लाख वोटों से जीते हैं। तो शिवराज सिंह जी तो प्रधानमंत्री जी से बड़े नेता हैं। वो दिल्ली गए, वहाँ दिल्ली की सभी सीटों पर भाजपा जीती है। देखिए, मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नेतृत्व अन्य प्रदेशों में जाकर के प्रचार की कमान संभाले हुए था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री समेत मध्य प्रदेश की लीडरशिप अन्य प्रदेश में जो पार्टी नेतृत्व ने उनकी भूमिका तय की थी उसके अनुरूप प्रचार करने गए थे। स्वाभाविक तौर पर कई जगह में सफलता मिली है, कई जगह पर हमें चुनौती का सामना करना पड़ा है। तो पार्टी नेतृत्व, पार्टी संगठन उसकी समीक्षा कर रहा है कि किन कारणों से हम अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। और स्वाभाविक तौर पर पूरे देश ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि 10 वर्षों के शासनकाल के बाद भी आज जनता के मन में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर देश के बृहत्तर जन समुदाय का भरोसा कायम है। वहीं राजगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर ने 1,45,537 वोटों से जीत दर्ज की और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हरा दिया। नागर तीसरी बार सांसद चुने गए। रोडमल नागर से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव की हॉट सीट कहे जाने वाले राजगढ़ में भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है। तीसरी बार यहां से भाजपा के जो प्रत्याशी थे रोडमल नागर, वो यहां से जीते हैं और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया है। सर, विस्तार न्यूज़ में स्वागत है आपका। बधाई हुआ आपको क्योंकि आपने जीते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपकी जीत पर आप? देखिए, जीत के लिए सबसे पहले तो मैं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सारे मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर विश्वास प्रकट करके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास प्रकट करते हुए और अपना मतदान किया है, और इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जीत का श्रेय कैसे देंगे सर? जीत का श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हमारे नेता
और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ययोजनाएं बनाई, सरकार ने जो नीतियां बनाई, वो नीति और उस नीति के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता ने उसका क्रियान्वयन करवाया, वो कार्यकर्ता तो हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी कार्ययोजनाएं और हमारा कार्यकर्ता, इनका सामूहिक इसमें योगदान है। नेता, नीति, कार्यकर्ता। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी रोड़मल नागर। मनीष सोनी, विस्तार न्यूज़, राजगढ़। मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटें जीत गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में जहां कांग्रेस को जीत की उम्मीद नजर आ रही थी, वहां भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण है विधायक रामनिवास रावत का पार्टी छोड़कर जाना भी। इस बीच विस्तार न्यूज संवाददाता अनिल गौर ने उनसे खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता रामनिवास रावत जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे ज़्यादा उम्मीद यही थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह आप भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि एन वक्त पर जब आपने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद पूरा माहौल चेंज हो गया कांग्रेस। कुछ कारण तो होते हैं, कुछ न कुछ कारण सामने आते हैं और माहौल में परिवर्तन हुआ। जब टिकट की बात आई थी तब हमने मना किया था कि टिकट ऐसे व्यक्ति को मत दो जो पार्टी का ना हो। ग्वालियर चंबल में तीनों सीटें हम जीत सकते थे, प्रदेश में 4-5 सीटें और हम कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये भी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आपको क्या पहले से ही एहसास हो गया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो रहेगा, सभी सीटें हारेगी, इस वजह से एंड वक्त पर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी? नहीं, एंड वक्त पे नहीं गया मैं, कुछ हालात और परिस्थितियों के कारण कांग्रेस छोड़ के गया। जब मुझे ये लगा कि कांग्रेस में मेरा कोई समर्थक नहीं है, CLP लीडर आप ऐसे व्यक्ति को बना रहे हो जिसकी कोई वॉइस नहीं है, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता चाहते थे और मेरा हक और अधिकार भी बनता था, विधानसभा में चलाता था, तो CLP लीडर ने जब बनाया तो कांग्रेस में अच्छे लोगों की पहचान करके पद नहीं दिए जाते। बताया जा रहा है कि रामनिवास रावत जी ने जैसे जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उनको मंत्री पद दिया जाएगा इनाम के तौर पर। दे सकते हैं, चर्चा तो है और देना भी चाहिए। बिल्कुल, ये बीजेपी नेता रामनिवास रावत हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में, जहां पर कांग्रेस अपने आप को सबसे अधिक मजबूत बता रही थी, लेकिन वहां से भी एक भी सीट नहीं जीत पाई है और इसका कारण है रामनिवास रावत। अब उम्मीद है कि रामनिवास रावत को बीजेपी क्या इनाम देगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। देश भर में नतीजे के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी हो रही है। नई सरकार को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं युवा, इसको लेकर विस्तार न्यूज की टीम ने उनसे बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। देश भर में नतीजे आने के बाद अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस वक्त हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब नई सरकार बनेगी तो उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं नई सरकार से। युवा हैं हमारे साथ, आप बताइए कि नई सरकार बनेगी, क्या उम्मीदें हैं आपको? तो उम्मीद तो मुझे उन्हीं से ही है, बीजेपी से ही है, सब जो कांग्रेस से संभवतः यही बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार ही बनने वाली है, क्या चाहती हैं आपकी बात? और चेंजेस उसमें आए। अब सब बोलते हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं यार, एक प्रधानमंत्री के ऊपर इतने पूरे देश का वो भार है उसके ऊपर, तो सब चीज़ें आराम से देखते देखते ही वो चीज़ें होती हैं, तो कोई इतना आसानी से आगे जाके वो सब चीज़ें और बेहतर होंगी। आप बताइए कि नई सरकार से क्या नई उम्मीदें हैं? मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है महिलाओं की, क्योंकि महिला का आजकल इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है, सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। महिला हर जगह कहीं भी जा रहे हैं तो लोग उनको गंदी नज़र से देखते हैं, तो मेरे को सरकार से यही उम्मीद है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल, महिला की सुरक्षा को लेकर आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं सरकार से? मेरा कहना ये है कि एजुकेशंस में हमें बढ़ोतरी मिले ताकि हम एजुकेटेड पीपल से कनेक्ट कर सके और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आजकल गर्ल्स के लिए। आप बताइए कि आप एक युवा हैं, नई सरकार का गठन होने वाला है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको जो आप सोचेंगे कि नई सरकार को ये करना चाहिए? मैं तो सर यही चाहता हूँ नई सरकार से कि आपसी भाईचारा बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़े, जो कि मतलब आजकल नौकरियाँ वोकरियाँ नहीं लग रही हैं लोगों की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रोज़गार बढ़े।
आप बताइए कि जिस तरीके से पीओ को लेकर लगातार हमेशा चर्चा होती रही है, मुझे ये लगता है कि जो सरकार को जो कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, पर उनको पाकिस्तान और इंडिया का जो है सिस्टम वो एक साथ रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान बुरा है, इंडिया बुरा है। किसी कंट्री को लेकर हमें विवाद नहीं करना चाहिए, सबको यही संगठन करना चाहिए कि कंट्री से। चलो, मतलब ये है कि जिस तरीके से आपस में भाईचारा बना रहे। चलिए आप बताइए कि आपके कौन से आपके ऐसे हैं, आपको क्या उम्मीद है नई सरकार से? आगे प्रोग्रेस और करती रहे और बीजेपी आगे और बढ़े। जिस तरीके से जो धार्मिक को लेकर बातचीत होती है कि राम मंदिर बन गया अपना, काशी और मथुरा की बारी है, सर तो राम मंदिर तो बनना चाहिए था सर। राम मंदिर से तो बन गया, और काशी और मथुरा को लेकर क्या सोचा है? सब मथुरा को लेकर सोचा, अब नेक्स्ट नंबर मथुरा का ही है सर का। अब मथुरा में ही डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, ये युवा हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि तमाम उनके मुद्दे हैं और नई सरकार से तमाम उनकी उम्मीदें हैं। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हुई मतगणना में यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा। प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 32 सीटों पर ही जीत मिल पाई। सपा 38 सीटों पर विजय के साथ सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर ही जीत मिली है। चार जून, वो तारीख जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। 4 जून तो आ गई, लेकिन कौन जानता था कि इस तारीख के दामन में इतने राज छुपे हुए हैं। कौन जानता था कि 400 सीटों के दावे करने वाला एनडीए गठबंधन सिर्फ 305 सीटों पर सिमट जाएगा और एनडीए और बीजेपी को इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान भी उत्तर प्रदेश में होगा। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य ने ऐसा रंग दिखाया कि बीजेपी के झंडे का भगवा रंग भी फीका पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजनीतिक गलियारों के इस प्रमुख चौराहे ने बीजेपी की तेज रफ्तार में चले आ रही गाड़ी को ही लाल बत्ती दिखा दी? आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूपी और बताते हैं 80 सीटों का हाल क्या रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुल 80 सीटों में इस बार बीजेपी ने महज 32 सीटों पर ही जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी के खाते में 38 सीटें चली गईं। कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर विजय हासिल की, तो वहीं आरएलडी के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में भी 2 सीटें गईं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा ने तो अपना रुख बदल लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस बदले बदले मिजाज के पीछे आखिर वजह और क्या हो सकती है? क्यों उत्तर प्रदेश में कमल पर साइकिल भारी पड़ गई? दरअसल इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में ओबीसी का वोट मिला है। बीजेपी ने सही उम्मीदवारों का चयन भी नहीं किया और विपक्ष का आरक्षण और रोजगार का मुद्दा यूपी में बढ़ चढ़ कर चल गया। अग्निवीर और पेपर लीक की वजह से भी युवाओं में गुस्सा था और इन सब के बीच अखिलेश यादव का पीडीए फैक्टर यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फैक्टर काम कर गया। अब उत्तर प्रदेश के इस बदले मिजाज को देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मिजाज भी खुश हो गया। यूपी के तबीयत खुश कर देने वाले रिजल्ट को देखकर इंडिया खेमे की तरफ से बधाइयों का तांता लग गया है और इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए अपनी खुशी भी जाहिर की। मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। रुझान आ रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया है। भाजपा 230 से 240 के बीच में आ गई, यानी कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये गांधी परिवार और यहाँ की अमेठी की जनता की जीत है। अब उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण और मायनों को समझाने के बाद आपको सूबे की 2 हॉट सीट की सैर पर लिए चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली की। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने ऐसी वापसी की है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित के सिर भी चकरा गए हैं। अमेठी और रायबरेली की जीत पर राहुल गांधी ने जनता का आभार जताया है। चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। एनडीए गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को जरूर पार किया,
लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी का हाल बदहाल ही रहा। बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और अब देखना होगा कि एनडीए की रणनीति और इंडिया खेमे के जोश में कौन भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।